हाय एवरीवन, वेलकम टू फाइनल डेसिमल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके जो आरआरबी पीओ प्री के बाद ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन बन गया है एक्चुअली कह सकते हैं बच्चों के माइंड में। एंड दैट इज शुड आई एक्चुअली प्रिपेयर फॉर मेंस। एंड ये क्वेश्चन लाजमी भी है क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो पेपर का आईबीपीएस ने सेट किया है वो इतना ड्रास्टिक है। अलग अलग शिफ्ट में ही देख लो, आप डे 1 में देख लो, फोर्थ शिफ्ट का पेपर देखो कितना आसान है। बच्चों के अटेम्प्ट है 65, 68, 70। एंड उसी दिन शिफ्ट 2 और 3 का पेपर देखो 43, 48 में ही बच्चों का सिमट गया है अटेम्प्ट। तो ये जो अलग अलग लेवल के अटेम्प्ट हुए हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों के माइंड में डाउट आ गया। और वही अगर आप डे 2 में जाओगे तो पेपर उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा शूट अप कर गया बच्चों का अटेम्प्ट। तो स्टूडेंट हु आर इन शिफ्ट 2 एंड 3, ठीक है, इवन दाउ दो आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट उनका अटेम्प्ट डिफिकल्ट सिचुएशन है, डिफिकल्ट पेपर है, तो आप कितने भी ब्रिलियंट है थोड़ा तो आपका कम होगा ना, तो उसकी वजह से अटेम्प्ट कम रह गया है। अब ये नहीं कह सकते कि वो सिलेक्शन के लायक नहीं है बच्चे। अब जो नॉर्मलाइजेशन होगी उसका इफेक्ट हमें पता है कि क्या होता है, जो इजियर शिफ्ट होता है उसमें कम हो जाते हैं नंबर, और हार्ड शिफ्ट में पेपर सिंस हार्ड हुआ है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। लेकिन कितना दिया जाएगा, कितना माइनस होगा, वो आईबीपीएस डिसाइड करता है। एक्यूरेसी का भी इसमें रोल होगा, अलग अलग स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं उसका भी रोल होगा, तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। बट ये कितना सही होगा, किस तरीके से वो बैलेंस करेंगे, वो तो आईबीपीएस के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बट आप लोगों के मन में अगर ये डाउट है तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सर्टेन नंबर्स। अगर आपका अटेम्प्ट उस रेंज के आसपास है तो आपको एक दिन भी और वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा इस रेंज में नहीं है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा कि क्या करना है आपको, और उसके अकॉर्डिंग आगे की स्ट्रैटेजी आप लोग रखेंगे। मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट आरआरबी पीओ मेन स्ट्रैटेजी, बट आई फील कि दिस क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब तक ये माइंड में आपका रहेगा ना कि सर मैं एक्चुअल में तैयार हूं कि नहीं, मुझे सच में तैयारी करनी चाहिए कि नहीं मेंस के लिए, स्ट्रैटेजी बताने के बाद ना आप इंप्लीमेंट जब करने जाओगे तो वही क्वेश्चन माइंड में चलता रहेगा कि मैं सच में सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस चीज को पहले क्लियर करता हूं। एंड स्ट्रैटेजी जो है फुल फ्लेजेड, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग चीजें आपको बतानी है, अलग अलग सब्जेक्ट को डिस्कस करना है डिटेल में, तो वो अलग वीडियो में आएगी। इसमें पहले इस क्वेश्चन का देखिए, आप लोगों का अगर रेंज है तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि एक्चुअल में किन बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, डे 1 में कुछ इजी शिफ्ट में हुए हैं, कुछ डिफिकल्ट शिफ्ट में हुए हैं। ठीक है, डे 2 में भी आप जनरली बोल सकते हो कि इजियर शिफ्ट ही है, लेकिन कुछ शिफ्ट को रिलेटिवली थोड़ा सा हार्ड माना जाएगा, तो हार्ड और शिफ्ट में मैंने क्लासिफाई किया है। एंड वी ऑल नो कि इन हार्डर शिफ्ट क्या होगा, कुछ नंबर आपके ऐड होंगे और इजियर शिफ्ट में कुछ नेगेटिव होंगे। ये आप लोग ब्रॉडली आपको पता है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सेफ अटेम्प्ट, बट इस सेम अटेम्प्ट में ना आपको ये नहीं करना है कि बस मैंने इतने अटेम्प्ट कर दिए थे सर। एक्यूरेसी के साथ 95% भी अगर आपकी एक्यूरेसी रहती है, एंड इफ योर स्कोर इन इजी टू मॉडरेट शिफ्ट, ठीक है, मॉडरेट क्यों बोल रहा हूं, जैसे डे 1 का आप डे 1 शिफ्ट 1 ले लो, शिफ्ट 4 ले लो, डे 2 के ऑल शिफ्ट ही ले लो एक तरीके से। ठीक है, इसमें अगर आपका जो अटेम्प्ट का रेंज है ना वो 52 से 55 के बीच में है, ठीक है, आप एक दिन भी वेट मत कीजिए, मेंस के लिए लग जाइए। क्योंकि मेंस में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टाइम बहुत कम रहेगा। कंप्यूटर भी करना है, जीके भी करना है, इंग्लिश तो आपने कितने टाइम से छोड़ा हुआ है वो करना है, क्वांट भी करना है, रीजनिंग भी करना है ना, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको पता है कि किस तरीके का होने वाला है। एंड जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको हार्ड शिफ्ट फेस करना पड़ा है, अगर आपका ये रेंज है 43 से 48 के बीच में आपका अटेम्प्ट है, आपने एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी है, तो आपको भी मेंस के लिए रुकना नहीं चाहिए, स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं सोचना है कि सर 52 और 55 में तो नहीं होगा, मेरे शिफ्ट में तो 70-70 करके आए, नहीं। अगर इतना रहेगा, क्योंकि 70 कट ऑफ नहीं जाने वाला ना, आपको इतना देखना है कि मेरे अगर इतने रहेंगे तो हो सकता है मेरा। मान लीजिए कि कल को सर नहीं होता है, तो वो आपका दूसरे एग्जाम में तो हेल्प करेगा ना, आरआरबी क्लर्क में आपको हेल्प कर देगा या आईबीपीएस क्लर्क में हेल्प कर देगा। अब आगे की बात करते हैं, जिनका इस रेंज में नंबर नहीं है, कम है, ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, तो डेफिनेटली आपने आरआरबी क्लर्क फिल किया होगा या आईबीपीएस क्लर्क फिल किया होगा, इन दोनों की बातचीत करते हैं। तो देखो, जो स्पेसिफिकली आरआरबी क्लर्क अभी देंगे, जिनको लग रहा है कि आरआरबी पीओ में मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा है, और जो मैंने कुछ सीख लिया है उसके बेसिस में मुझे कौन कौन से टॉपिक में काम करना है, तो वो बच्चे क्या करें डेली बेसिस पे अभी, क्योंकि देखो आरआरबी क्लर्क इज मोर अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विद एक्यूरेसी। वहां पे स्पीड ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं होता है। तो आरआरबी पीओ से जो आपको टॉपिक लगे होंगे कि सर मैं पजल में कुछ बच्चे स्टक हो गए, तो आपको ये करना है कि सेक्शनल, वहां पे जो सेक्शन आपको लगता है कि नहीं इसमें मेरे को काम अभी करने की जरूरत है, मैं स्ट्रांग नहीं हूं इसमें, बीट स्पीड मैथ्स हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सीरीज हो गया, पजल्स हो गए, डीआई हो गए, जो भी सेक्शन आपको लगता है ना, आप या तो पीडीएफ से करें या सेक्शनल टेस्ट उसके बहुत सारे लगाएं। ठीक है, जितने लगा सकते हो। 10 तारीख को आपका एग्जाम है, 17 या 18 को तारीख को है, लगाते चलिए आप। ठीक है, वो आप करेंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे आप।
साथ में आप ये कर सकते हैं कि वीक में 4 या 5 मॉक लगाइए, ठीक है, बस 4 या 5, और बाकी टाइम आप सेक्शनल दीजिए। सेक्शनल से यहाँ पे ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी कंपेयर टू फुल फ्लेजेड मॉक। स्पीड जनरेट करनी है वो सेक्शनल से ही आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ज्यादा बेहतर वे में सेक्शनल देके आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड दो स्टूडेंट जो इन्होंने आरआरबी क्लर्क फिल नहीं किया है, उनका नेक्स्ट एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो इसमें ना अभी आईबीपीएस क्लर्क तो सामने है नहीं, थोड़ा टाइम है, तो आप ये करिए कि मेंस का भी साथ में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम लोग अभी YouTube पे आरआरबी पीओ की क्लासेस लेंगे वो आपको आईबीपीएस क्लर्क में हेल्प कर देगा, तो आप ये कर सकते हैं कि उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथ में आप ये रखें कि हर वीक में ना, मतलब 7 दिन है तो 7 मॉक आप डेफिनेटली लगाएं, डेली बेसिस पे एक एक मॉक लगाते चलें, क्योंकि इंग्लिश का भी आपको पढ़ना है। तो और जो टॉपिक आपको लगता है ना कि ये टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है, तो उसका आप सेक्शन लगा के चलेंगे, ठीक है। तो आप 7 मॉक्स लेके चलिए, हर वीक लगाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। अगर आपका प्रिपरेशन बस इसी के ऊपर फोकस है कि नहीं मैंने आरआरबी क्लर्क फिल नहीं किया है, आरआरबी पीओ से मुझे खास उम्मीद नहीं है, मैं ये नहीं सुगर कोट नहीं करना चाहता, आई एम जस्ट बीइंग वेरी प्रैक्टिकल के, अगर ऐसा है तो आप ये करिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा रेदर देन कि आप मेंस की प्रिपरेशन करें, लेकिन एक्चुअल में आपको आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड फॉर ऑल दो एस्पिरेंट्स जिनका आरआरबी पीओ का जो मैं रेंज बताया, उस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आपको ज्यादातर प्रिपरेशन इसकी करनी है, ठीक है। आप इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है उसकी मैं बात अलग वीडियो में करूंगा, बिकॉज दैट विल बी अ लेंथियर वन, बिकॉज हर एक टॉपिक के ऊपर बात करना है कि कंप्यूटर कैसे करना है, जीए कैसे करना है, क्वांट में मॉक कैसे देना है, रीजनिंग कैसे करना है, इंग्लिश कैसे करना है, क्योंकि इंग्लिश का तो टच आपने बहुत दिन से छोड़ा हुआ है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग वीडियो होगी, इसलिए इसमें नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग अभी जैसे ऐसा तो नहीं है कि बस आरआरबी पीओ ही देंगे, आरआरबी क्लर्क भी देंगे, आईबीपीएस क्लर्क भी देंगे, तो आपको भी बैलेंस बनाना है ना एग्जाम के लिए। इसके लिए क्या करना, जिनका आरआरबी पीओ मेंस लग रहा है कि क्लियर होगा, यू स्टार्ट गिविंग सेक्शनल मॉक ऑफ आरआरबी क्लर्क, ठीक है। आरआरबी पीओ देके आए हो ना, यू नो कि कौन से सेक्शन में और थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता था, उसके सेक्शनल दे दीजिए। यू डोंट हैव टू गो फॉर फुल फ्लेजेड मॉक नाउ, ठीक है। सेक्शनल दे दीजिए, आप सेक्शनल 1 रखिए डेली बेसिस पे, उतना काम आपका हो जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क के लिए ये कर सकते हो कि वीक में 2 मॉक लेके चलिए, इस तरह से आपका क्लरिकल का भी प्रिपरेशन चलता रहेगा और आरआरबी पीओ मेंस भी आप मैनेज कर पाएंगे, एल्स डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना, समझ गए। और इसकी जो डिटेल स्ट्रेटजी होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड बैच फॉर आरआरबी पीओ मेंस कॉल्ड अल्फा बैच, ठीक है। इसकी क्लासेस आज से ही स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लोग इसको एनरोल करना चाहते हैं तो प्राइस अभी हमने 700 रखी है, जो कुछ दिनों में 1200 हो जाएगी। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वी विल बी टीचिंग क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होगा। एंड विल ऑल्सो ट्राई टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, बिकॉज जस्ट प्रैक्टिस से काम नहीं होगा, हमें जो उसके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है वो भी पता करने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छा सा एक बैच होगा जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।